हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आपने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि क्रांतिकारी जो ने क्या गुप्त संगठन बनाने स्टार्ट कर दिए थे रूढ़िवादी सरकारों को ख़त्म करने के लिए, उनको उखाड़ फेंकने के लिए। जुज़ेपे मैसिनी के बारे में पढ़ा था। और आज का हमारा टॉपिक है क्रांतियों का युग 1830 से 1848। 1830 से 1848 के टाइम पीरियड को क्रांतियों का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ उस टाइम पर जो है बहुत सारी क्रांतियाँ हुई जिन्होंने यूरोप के अंदर जो है राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। अब रूढ़िवादी जो थे वो अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश में लग गए थे ताकि उदारवादी और राष्ट्रवादियों को रोका जा सके। लेकिन उदारवादी और राष्ट्रवादियों ने क्रांतियों का सहारा लिया ताकि वो लोगों को के अंदर जो है राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे सके। और उदारवादी के अंदर जो है शिक्षित मध्य वर्ग यानी कि मिडिल क्लास जो था उसके लोग थे, जिसके अंदर प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मिडिल क्लास के लोग शामिल थे। फ्रांस में पहला विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ और इस विद्रोह के कारण जो है बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद ट्रीटी ऑफ वियना के बाद जो है वापस सत्ता में लेकर आए थे, अब उन्हें उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका था और उसकी जगह पर एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। और उस राजतंत्र का अध्यक्ष किसको बनाया? लुई फिलिप को। मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये भी जो है एग्जाम्स में 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये शब्द किसके थे? तो मैटरनिक के थे। अब मैटरनिक ने फ्रांस के बारे में ऐसा क्यों कहा कि जब फ्रांस को छींकता है, यानी कि फ्रांस के अंदर कुछ भी बदलाव आता था तो उसका सीधा इफेक्ट यूरोप के बाकी के जो देश थे, एरिया थे, क्षेत्र थे, उन पर पड़ता था। यानी कि अब फ्रांस में कोई भी चेंज आएगा उसका सीधा इफेक्ट पूरे यूरोप पर पड़ेगा। तो मैटरनिक ने यही देखते हुए कहा था कि जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। और हुआ भी ऐसा ही था। अब फ्रांस के अंदर क्रांति शुरू हुई और फ्रांस को देखने कर ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, उसमें भी विद्रोह भड़क गया था। अब उस विद्रोह के कारण जो है बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो चुका था। अब उस राजतंत्र से ब्रुसेल्स जो बेल्जियम है वो अलग हो चुका था। ये फ्रांस की क्रांति का ही असर था। अब फ्रांस को देखकर यूनान के अंदर जो है, ग्रीस के अंदर भी विद्रोह आ गया। 15वीं सदी से कितना लंबा टाइम पीरियड था, यूनान साम्राज्य जो है देश ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा था। अब यूनान वालों ने भी क्रांति शुरू कर दी, विद्रोह शुरू कर दिया और आज़ादी के लिए संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया 1821 से। 1821 से जो है विद्रोह स्टार्ट होते रहे, क्रांतियां हुई और उसी क्रांति का असर था कि 1832 की कस्तूतुनिया की संधि से जो है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिल गई थी। 1832 में यूनान जो है ऑटोमन साम्राज्य से अलग हो चुका था और ये फ्रांस की क्रांति का ही असर था कि बाकी राज्यों के अंदर भी जो है विद्रोह की भावना जाग उठी थी। नेक्स्ट आता है रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। रूमानी कल्पना उसको कहते हैं जब लोगों के विचार जो हैं युद्धों से, क्रांति से ना आकर, किसी नाटक को देखकर, किसी गाने को सुनकर, किसी कविता को सुनकर जब लोगों के अंदर चेंज आता है तो उसे जो है रूमानी कल्पना कहते हैं। अब रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना का क्या मेल था वो हम इसमें पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ, यानी कि लोगों के अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना जो है वो सिर्फ युद्ध और क्रांतियों से ही नहीं बढ़ी थी। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने भी एक अहम भूमिका निभाई थी। कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से, संगीत, इन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। यानी कि लोगों के अंदर जो है राष्ट्रीयवादी भावनाओं को घर करने में इन कलाओं ने, इस रूमानी कल्पना ने काफ़ी अहम योगदान दिया था। क्योंकि उस टाइम पर जो है लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अब पढ़े लिखे होंगे वो अखबार, न्यूज़पेपर जो हैं देख सकते हैं, न्यूज़ पढ़ सकते हैं, कोई मैगजीन्स वगैरह पढ़ सकते हैं। लेकिन जो अनपढ़ लोग थे उनको जो है संगीत के थ्रू, गाने के थ्रू, नाटक करके लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया गया था।
भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिन एरियाज पर रूस के लोगों ने कब्जा कर लिया था, वहाँ पर जो है पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटा दिया गया था और ज़बरदस्ती उनको जो है रूसी भाषा बोलने के लिए कहा गया। अब पोलिश भाषा बोलने वालों ने विद्रोह कर दिया और आखिरकार जो है पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी और उन्होंने विद्रोह किया और उससे आज़ादी पाई। नेक्स्ट आता है भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। अब भूख होगी तो कठिनाइयाँ भी आएगी और कठिनाइयाँ आएंगी तो लोग जो हैं विद्रोह भी करेंगे। 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। अब ये कठिनाइयाँ क्या क्या थी? 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई, यानी कि पॉपुलेशन जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ने स्टार्ट हो गई थी। देश के अंदर जो है नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी, यानी कि रोजगार कम था लेकिन नौकरी ढूंढने वाले, रोजगार पाने वाले काफ़ी ज़्यादा थे। बेरोजगारी बढ़ चुकी थी। अब उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए, जो रोजगार पाने के लिए लोग क्या कर रहे थे, गांवों से जो है शहरों में जाकर जाना स्टार्ट हो गए थे ताकि उनको जो है शहरों के अंदर रोजगार मिल सके। और अब जो है शहरों के अंदर भीड़ हो चुकी थी तो वो कहाँ रहे? बस्तियों में, जो झुग्गी झोपड़ी होती हैं वहाँ पर जाकर वो रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। यूरोप के मुकाबले में जो है इंग्लैंड के अंदर औद्योगिकरण ज़्यादा तेज़ी से हुआ था और इसी तेज़ी के कारण क्या किया, इंग्लैंड ने अपने प्रोडक्ट्स को, अपने उत्पादों को यूरोप में लाकर बेचना स्टार्ट कर दिया और जिससे जो कपड़ा उद्योग में ज़्यादा जो थी कंपटीशन आ चुका था और उससे जो छोटे कारखाने वाले थे उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब इंग्लैंड के व्यापारी जो हैं सस्ते रेट पर जो है यूरोप में अपने माल को बेचना स्टार्ट कर दिया था, जिससे यूरोप के जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको काफ़ी जो है टफ कंपटीशन फेस करना पड़ गया था। अभी भी यूरोप के कुछ एरियाज में जो है कुलीन वर्ग सत्ता में था। कृषक सामंती शुल्क और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे, यानी कि जो जागीरदार थे, सामंत थे, उनके जो उनको लगान देना पड़ता था उसके बोझ के तले दबे हुए थे और खाने पीने की जो चीज़ें थी उनके मूल्य बढ़ चुके थे और फसल उस टाइम पर ख़राब हो गई थी, जिससे जो है गांवों के अंदर काफ़ी भूखमरी जो है, गरीबी फैल चुकी थी। 1848 ऐसा ही एक साल था जिसके अंदर जो है खाने पीने की कमी हो चुकी थी, व्यापक बेरोजगारी बढ़ चुकी थी। लोग जो हैं, पेरिस के लोग सड़कों पर आ चुके थे। अब खाने पीने की चीज़ें नहीं होंगी, बेरोजगारी आ जाएगी तो लोग तो सड़कों पर उतरेंगे। विद्रोह करना स्टार्ट हो गया। जगह जगह जो उन्होंने क्या किया, बैरियर्स लगा दिए थे और लुई फिलिप को जो है भागने पर मजबूर होना पड़ा था। अब राष्ट्रीय सभा ने क्या किया, गणतंत्र की घोषणा की और उस घोषणा को करते हुए उन्होंने कहा कि 21 साल से ऊपर जो सभी वयस्क पुरुष हैं, यहाँ पर ध्यान देना, सिर्फ पुरुषों के बारे में बात की गई, महिलाओं के बारे में बात नहीं की गई। 21 साल से जितने भी युवा पुरुष हैं उनको वोट डालने का, मतदान करने का अधिकार मिला और काम के अधिकार की गारंटी दी गई और उनको जो है रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए कि जो ये नेशनल वर्कशॉप हैं ये लोगों को जो है रोजगार उपलब्ध कराएंगी। अब आता है 1848 उदारवादियों की क्रांति। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, यानी कि अब जो खाने पीने की चीज़ें बढ़ चुकी थी, फसल खराब हो चुकी थी, तो इस गरीबी और बेरोजगारी के कारण गरीब लोगों ने जहाँ पर विद्रोह किया उसके साथ साथ पढ़े लिखा जो मध्य वर्ग था वो भी क्रांति कर रहा था। फरवरी 1848 की जो घटना हुई उससे जो है राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई, जिसके अंदर सभी पुरुषों को जो है मतदान का अधिकार दिया गया और जहां पर यूरोप के अन्य भागों में अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, यानी कि यूरोप के जो भाग थे जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन, ऐसे साम्राज्यों के अंदर अभी तक जो है अलग अलग राष्ट्र का निर्माण नहीं हुआ था। वहाँ के उदारवादी मध्य वर्ग ने क्या डिमांड रखी कि संविधान की निर्माण होना चाहिए,
क्योंकि उनकी मांग थी कि संविधान आना चाहिए जिससे राष्ट्रीय एकीकरण को जो है बढ़ावा मिलेगा। लोगों के बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया गया, यानी कि लोगों को जो अंदर विद्रोह की भावना उठी थी उसका फायदा उठाया गया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया गया। और ये मांगे क्या थी कि राष्ट्र राज्य संविधान होना चाहिए, यानी कि अलग अलग राष्ट्रों का अपना एक संविधान होना चाहिए, प्रेस को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और संगठन बनाने की आज़ादी, यानी कि जो सीक्रेट सोसाइटीज़ बनती थी, अब जो है लोगों को अगर गुट वगैरह संगठन बनाने हैं तो उनकी आज़ादी होनी चाहिए और ये सभी जो है संसदीय यानी पार्लियामेंट प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होने चाहिए। अब हम बात करेंगे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की। इस पर भी जो है एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने जो है फ्रैंकफर्ट शहर में एक नेशनल असेंबली के पक्ष में जो है मतदान करने का फैसला लिया और 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधि जो भी चुनकर आए थे प्रतिनिधि, उन्होंने एक जुलूस निकाला फ्रैंकफर्ट संसद में। और ये संसद कहाँ पर थी सेंट पॉल चर्च में। और अब उन्होंने जो है जर्मनी के लिए एक नए संविधान का निर्माण प्रारूप तैयार किया और इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई। अब वो क्या ऑफर किसको किया गया? संसद के अधीन रहना था, यानी कि अब जो अध्यक्षता जो है जिसको सौंपना चाहते थे जिस राजा को, उसको अब जो है संसद के अधीन रहना था। और सभी प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हम चतुर्थ यानी कि फोर्थ को जो है ताज पहनाने का ऑफर दिया, लेकिन इस राजा ने जो है इसको अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, लेने से मना कर दिया कि अब जो है मुझे नहीं चाहिए इसका ताज। और उन्होंने उन राजाओं का साथ दे दिया, जो फ्रेडरिक विल्हम चतुर्थ था उसने उन राजाओं का साथ दिया जो इस पार्लियामेंट और इस संगठन के जो है विरुद्ध थे, जो इनके अपोजिट में खड़े थे। अब कुलीन वर्ग और सेना का विरोध जो है बढ़ चुका था, उनकी जो है पावर थी वो काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। उसी के अपोजिट जो था ये संसद का सामाजिक आधार था, ये कमज़ोर हो गया और संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूर और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और इस असेंबली को जो है भंग कर दिया गया। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि उदारवादी आंदोलन के अंदर जो है महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो ध्यान से सुनिएगा। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद रहा, यानी कि हमेशा जो है डिबेट का मुद्दा रहा है। आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। आंदोलन में महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेकिन महिलाओं ने अपनी राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए, राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की, यानी कि वो हर प्रदर्शन के अंदर गई, हर विद्रोह के अंदर गई। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था। जो फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर जो है पार्लियामेंट में जो चुनाव हुआ था उसमें महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी तब महिलाओं को केवल एक दर्शक के रूप में, यानी कि वो उनको लेकर तो जाया गया लेकिन मतदान नहीं किया गया, उनको सिर्फ एक दर्शक के रूप में जो है खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया गया। जो रूढ़िवादी ताकतें थी वो 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई। अब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो संसद थी उसको जो असेंबली हुई थी उसको भंग कर दिया गया था, लेकिन वे दोबारा उस पुरानी व्यवस्था को बहाल नहीं कर पाए। जैसे पहले चल रहा था वैसे अब नहीं चल रहा था। अब राजाओं को समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है, यानी कि जो उनकी मांगे हैं उनको मानकर ही हम जो है इन क्रांतियों को रोक सकते हैं। अब 1848 के बाद के जो साल थे उनमें मध्य और पूर्व यूरोप के निरंकुश राजाओं ने उन परिवर्तनों को मान लिया जो 1815 से पहले हो चुके थे। जो चेंजेस जो है नेपोलियन लेकर आया था, बदलाव लेकर आया था, अब 1848 के बाद राजाओं ने उन बदलावों को मान लिया। अब हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्र रूस में जो भूदासव थे, जो किसान दास्तव के रूप में काम करते थे, बंधुआ मजदूरी करते थे, उसको जो है ख़त्म कर दिया गया था।
आज के लिए इतना ही, बाकी का करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आप लोगों को जो है नेक्सा क्लासेस को सपोर्ट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो नेक्सा क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स एवरीवन।